नाज़रीन आदाब। सियासत टीवी के रास तशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन शुरुआत करते हैं मगरबी एशिया में जारी तनाज़े से। आए दिन मगरबी एशिया के हवाले से ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के माबैन जंग बंदी मुज़ाकरात के हवाले से आए दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो मअतल मुलतवी हुई थी अमन मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के माबैन, उसको दोबारा बहाल कर किया जाएगा और वहाँ पर मुज़ाकरात अमल में आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज उन्होंने फिर एक दावा किया है, उन्होंने आज फिर एक ऐलान किया है कि तमाम मुआहदात पर दस्तखत अब बाकी है और जो है ईरान रजामंद हो गया है। तमाम जो नुकात है उस पर रजामंदी का इजहार ईरान ने किया है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, ईरान ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुस में ईरानी जहाज़ों को, जो परचम बरदार जहाज़ जो ईरानी है, वो बहरी जहाज़ों को ज़ब्त करने की वजह से जो है अमेरिका पर ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए, अमन के लिए और अमन मुज़ाकरात के लिए जो शराइत तय किए थे उनकी खिलाफ वर्जी अमेरिका कर रहा है। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान में एक आँख मिचौली का खेल जो है, हम कह सकते हैं इसको, ये चल रहा है। नई नई बातें निकल कर सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। देखना ये कि होता क्या है, मगर ये सारे जो जंग के असरात हैं, वो सारी जंग के असरात से सारी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। ये देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो है बातचीत के लिए अमेरिका ने अपना वफ़द भेजा था पाकिस्तान। ईरान ने ऐलान किया था कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के इस बातचीत में शामिल होने से इनकार के बावजूद पाकिस्तान और अमेरिकी वफूद के माबैन इस सिलसिले में बातचीत हुई और फिर पाकिस्तान की सालिसी के बायस ईरान के साथ भी कम्युनिकेशन हुआ। और इस कम्युनिकेशन के बाद अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि एक जामे समझौते पर जो है इत्तेफाक हो गया है और इस समझौते पर, इस माहदे पर आज दस्तखत होने वाले हैं। देखिए, ईरान को इस बात का एतराज़ था कि जंगबंदी की डील के बावजूद जो है अमेरिका इज़राइल लेबनान पे बमबारी कर रहा है, वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन कर रहा है, और दूसरी जानिब अमेरिका आबनाए हुर्मुस के पास जो है अपने बहरी जहाज़ वहाँ पे उसने तैनात किए हैं और वो आबनाए हुर्मुस से आने जाने वाले माल बरदार जहाज़ों को जो है निशाना बना रहा है, उनको टारगेट कर रहा है और उनको जो है उनकी चेकिंग की जा रही है। तो मतलब एक है, उनके लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। तो ये इस बात को लेके जो है ईरान बहुत नाराज़ था और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि ईरान ने ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है आबनाए हुर्मुस को बंद कर देंगे और जो है हम अमेरिका के साथ अब बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका जो आर्ज़ी जंग बंदी के मौके पे उसने जो माहदे किए थे, जो डील की थी, या फिर जो है जो उसने वादे किए थे, उन वादों में अमेरिका पूरा नहीं उतर पाया है। अमेरिका वादा खिलाफ़ी कर रहा है। अमेरिका के सदर ट्रंप सुबह में एक बात बोलते हैं, दोपहर में एक उनकी ट्वीट आता है, शाम में एक बात बोलते हैं। और इस बात पे भी हैरत का इज़हार किया गया था ईरान की तरफ से कि इतने अहम, इतने नाजुक और इतने खौफनाक जो है जंग के माहौल में भी अमेरिकी सदर जो है महज एक ट्विटर पे एक पैगाम के ज़रिए जो है बड़े बड़े ऐलानात कर देते हैं और जो है ऐसा मालूम होता है कि उनके लिए जंग की कोई अहमियत नहीं है। देखिए, इस जंग ने आधी दुनिया को बहरान से दो चार कर दिया है। इस जंग ने आधी दुनिया को गैस और जो है पेट्रोलियम के मसाइल से क़िल्लत से दो चार कर दिया है। इस जंग की वजह से यूरोप में खौफ का माहौल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गैस की क़िल्लत पैदा हो गई है और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा सर्द तरीन मौसम की वजह से गैस पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है।
उनके लिए गैस जो है बिल्कुल ऐसे ही लाजमी है जैसे कि सांस लेना। तो इतनी जो है अहम तरीन गैस की ज़रूरत की किल्लत होने के बावजूद जो है अमेरिका का यहाँ पे बिल्कुल रवैया, बिल्कुल बचकाना रवैया अख्तियार करना, ये तेहरान के लिए जो है तकलीफ़ दा बात थी। तेहरान ने कहा कि पहले तो आपने ख़लीज को एक जंग में झोंक दिया, आप जो है एक जौहरी जंग के ख़तरात आपने पैदा कर दिए, आपने जो है एक आलमी जंग के दहाने पे दुनिया को जो है ला खड़ा किया। आप ऑस्ट्रेलिया से कह रहे थे कि आओ जंग में शामिल हो जाओ, आप फ्रांस से कह रहे थे कि आओ जंग में शामिल हो जाओ, आप बरतानिया से कह रहे थे कि आओ जंग में शामिल हो जाओ, आप यूक्रेन से कह रहे थे कि आओ जंग में शामिल हो जाओ। ईरान ने कहा कि अगर इस तरीके से आप दुनिया के लोगों को इस जंग में जो है शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी जानिब चीन और रूस ने भी इंतबा दिया था कि अगर दुनिया के बड़ी ताकतें ईरान में इस जंग में शामिल होती हैं तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से आपने एक आलमी जंग का जो है माहौल पैदा कर दिया। और आज समझौते की बात आती है तो आप ट्वीट के ज़रिए जो है पैगामात जारी करते हैं, वो भी ऐसे जामे पैगाम या संजीदा पैगाम नहीं होते, बेतुके पैगाम होते हैं। कभी धमकी पर मुश्तमिल होती है, कभी मुतनब्बा करते हुए आप पैगाम अरसाल करते हैं, कभी ईरान को बिल्कुल गैर अहम करार देते हुए या फिर गैर अहम पेश करते हुए आप पैगाम देते हैं, फिर दूसरी जानिब ये कहते हैं कि हम खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि जंग से ये सारी जंग अगर हम देखेंगे, मगरबी एशिया के इस तनाज़े को अगर हम देखेंगे तो ईरान पर ये जंग मुसल्लत की गई है। ईरान को ज़बरदस्ती निशाना बनाने का काम किया गया है। जब ईरान पर अमरीकी हमले हुए तो अमरीका फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीज में जितने भी अमरीकी ठिकाने उनको अपना निशाना बनाया, और निशाना बनाने के बाद लेबनान वगैरह भी जो है वो ईरान के साथ खड़े हो गए। हिजबुल्लाह की बात अगर हम करेंगे, हौसियों की अगर हम बात करेंगे, लेबनान की अगर हम बात करेंगे, तो ये लेबनान जो है ईरान के साथ खड़ा हो गया। तो यहाँ पर ईरान पर आपने जंग मुसल्लत की। हालांकि अगर जहाँ तक जौहरी हथियारों की मौजूदगी की बात है तो वो जो इंटरनेशनल आलमी इदारा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करता है, उस इदारे ने तहक़ीक़ात की, जाँच की, पूरा मुआयना किया और पूरा मुतमईन होकर फिर ईरान से वापस जाने के बाद जनीवा में बैठकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को मंजर आम पर लाते हुए ये कहा कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं है। उसके बावजूद भी ईरान को आप यूरेनियम की अफजुदगी के मामले में आपने उसको ईरान को डराने की कोशिश की। हालांकि ईरान ने बारहा ये कहा कि यूरेनियम की अफजुदगी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ अद्वियात के इस्तेमाल के लिए और तवानाई और ईंधन के तैयारी के लिए हम ये कर रहे हैं, बरक़ी पैदा करने के लिए हम जो है ये अफजुदगी अमल में ला रहे हैं। और उसका जो रेशो है, उसका जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज दवा अद्वियात के लिए इस्तेमाल होता है और फिर जो तवानाई की तैयारी, ईंधन की तैयारी के लिए जो इस्तेमाल होता है, बाज़ाब्ता वो परसेंटेज का ऐलान भी, अफजुदगी के मामले में तनासुब का ऐलान भी ईरान ने किया। उसके बावजूद भी ईरान को आप ब्लैकमेल करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। देखिए सज्जाद साहब, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी को बार बार धमकी देते रहेंगे, बार बार अगर उसके नाकर्दा जराइम के हवाले से उसको डराने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो आपके मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो जाएगा। और यही काम ईरान ने किया। ईरान ने कहा कि कितनी, देखिए इंसान को ईरान के जो जिम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनाई जो है, जिसको शहीद कर दिया गया, उन्होंने भी ये कहा था कि इंसान एक बार मरता है और फिर मौत जो है ऐसी होना चाहिए कि ज़िंदगी उसके लिए वो बन जाए, मिसाल बन जाए। तो इस तरीक़े की बातें करते हुए या अली लारेजानी की अगर हम बात करें तो जिस तरीक़े की इन लोगों ने शहादतें दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं वतन के लिए, ये बहुत ही बड़ा कारनामा हम इसको समझ सकते हैं। और सारी दुनिया के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि दुनिया में कोई भी ताकतवर से ताकतवर शख्स भी अगर आपके मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा होता है और हौसले के साथ अगर आप उसके साथ हाजिर हो जाते हैं, हौसले के साथ उसके रूबरू आप पेश हो जाते हैं, तो फिर आप मुकाबला करने में आपको आसानी हो जाती है। सज्जाद साहब, इस तरीके का जो माहौल जो है, इस तरीके का ईरान ने सारी दुनिया के लिए
बना दिया है। और ईरान का जो अब जो रवैया है, आखिर तंगामत तो जंगामत के रवैये पर ईरान उतर चुका है। ये बिल्कुल वही वही जो है हम देख रहे हैं कि अब ईरान जो है तंग, देखिए उसके कई लीडरों को मारा गया, कासिम सुलेमानी को मारा गया। इसराइल ने ईरान के इलाके में दाखिल होकर पासदाराना इनकलाब के सरबराह कासिम सुलेमानी को जो है मिसाइल अटैक करके उनकी कार पे उनको जो है कत्ल कर दिया जाता है। फिर ईरान के साबिका सदर को हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद इस्माइल हनिया ईरान में जाते हैं साबिका सदर के जो है जनाजे में शिरकत के लिए, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमास के सरबराह थे, उनको भी जो है वहाँ पे मिसाइल दाग के जो है शहीद कर दिया जाता है। फिर जो है हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को भी जो है लबनान में मिसाइल दाग के शहीद कर दिया जाता है। तो इज़राइल ने तो शरपसंदी की इंतहा कर दी। हर जगह इंटेलिजेंस अमेरिका फ़राहम करता, मिसाइल अमेरिका फ़राहम करता, और इज़राइल जो है अटैक करके बड़े बड़े लीडरों को जो है शहीद कर देता है। तो आखिर कब तक तेहरान इन चीज़ों को बर्दाश्त करता रहेगा? देखिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद इनके सब्र को अगर अमेरिका कमज़ोरी समझता है तो फिर जो है ये उसकी काम ख्याली है। आज जो है लेकिन सबर, अगर सबर को कमजोरी समझता है तो बेवकूफ़ी है, बिल्कुल क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है जंग में मुकाबला करते हुए। देखिए, ईरान ने मुसलसल निशाना बनाया, खास तौर पर जनूबी अस्फहान में वो यूरेनियम अफजुदा यूरेनियम को जो लेने के लिए अमेरिकी अफवाज, अमेरिकी दस्ता आया था, तो उसके साथ जो सुलूक हुआ है, और वो जो अमेरिकी जो लड़ाका तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स है, उनको जिस तरीके से ईरान ने निशाना बनाया, साबित कर दिया है कि ईरान कमज़ोर नहीं है। ईरान सब्र का मुजाहरा कर रहा है, और जब ये सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो फिर यकीनन सारा मशरिक़ी उस्ता जो है उस सब्र के पैमाने से लबरेज होने के बाद जो छलकेगा उसमें से जाम, उसमें डूबने की तवक्कुआत है। और देखिए, अगर कोई कहता है कि हमारे पास आयरन डोम है और हम महफूज हैं, हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही मजबूत है और सारी दुनिया हमारे इंटेलिजेंस पर भरोसा करती है, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस का जो माफ़ करना, इंटेलिजेंस का जो खले जिस खोल के रख दी ईरान ने, और फिर आपके आयरन डोम की जो हकीकत है वो सारी दुनिया को ईरान ने मामूली से ड्रोन्स के ज़रिए से उसकी हकीकत सारी दुनिया को बता दी। नाज़रीन, हम रुख करते हैं मणिपुर का। मणिपुर पिछले 3 सालों से आग के शोलों में लपटा हुआ है। जगह जगह तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की जानें ली जा रही है, ख़वातीन की अस्मत दरी की जा रही है, इज्तिमाई अस्मत रेज़ी के वाक़यात हो रहे हैं। माजी में हमने देखा ख़वातीन को बरहाना परेड कराया गया, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। और कभी अमन होता है तो फिर कभी हालात कशीदा हो जाते हैं। फिर दोबारा मणिपुर आग के शोलों में लपटा हुआ है, तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। महज 2 भाइयों की मौत के बाद फिर अचानक से जो है मणिपुर के हालात सज्जाद साहब ख़राब हो गए। मगर अफसोस की बात है कि इस मुल्क की बागडोर जिन कायदीन के हाथ में है, वो या तो मगरिबी बंगाल इंतखाबात जीतने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, या फिर केरला में हुकूमत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या फिर तमिलनाडु में डीएमके की हुकूमत को जवाल पजीर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि मणिपुर जाने की ना उनमें हिम्मत है, और ना मणिपुर पर ज़बान खोलने की उनके अंदर जुर्रत है। जी सर, देखिए, आप हिंदुस्तान के हर रियासत पे अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, आप उसके लिए हर टेढ़ा रास्ता आप इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। आप सीधे रास्ते तो कभी जो है जीत नहीं पाएंगे, ये आपको भी अंदाज़ा है। और आपका रवैया भी जो है, आपका मिजाज भी जो है, आपने आवाम को जिस तरीके से तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा है, आप सीधे रास्ते से जीत नहीं पाएंगे। हर किस्म का टेढ़ा रास्ता, हर गैर आइनी, देखिए आइन के दायरे में हर गैर आइनी काम आज की मौजूदा हुकूमत करती है। कभी SIR के नाम पे वोट काटे जाते हैं, कभी वोटिंग मशीनों के नाम पे जो है मामलात गड़बड़ा जाते हैं, और कभी जो है वोटिंग परसेंटेज बदल जाता है रातों रात। तो हर तरीके से, और आप जो है कभी मतलब एक MLAs को ख़रीदने का भी काम कर लेते हैं, कभी ED, कभी CBI, कभी इनकम टैक्स का जो है
धमकियां दे के आप जो है एमएलएस को भी खरीदने का काम कर लेते हैं, कभी पार्टियों को भी तोड़ने का आप काम करते हैं। सारा 14 साल दौर आपका जो है सिर्फ इसी में गुजरा है। आपको आवाम ने अच्छे दिनों के भरोसे इख्तिदार सौंपा था, तो आप इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि आवाम जो है आपके साथ हैं, आवाम आपकी हर अच्छे बुरी चीज़ को जो है कबूल करेंगे। आपने ये सोचा कि हमने मंदिर बना दिया है, अब पूरा इंडिया हमारी ग़ुलामी करेगा, तो ये जो गलतफहमी थी आपकी, वो आपको इत्तला दे दूं सज्जाद साहब, मंदिर बना दिया है, सारा हिंदुस्तान हमारा साथ देगा। वो जो भरम था, उस भरम को अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने शिकस्त देकर बीजेपी के उम्मीदवार को ये साबित कर दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, अयोध्या में जहाँ आपने मंदिर बनाने के लिए 20 साल साजिशें रची थी, 30 साल तक आप साजिशें करते थे, 30 साल तक कौन की होली आपने खेली है, वो जो है अयोध्या के लोगों ने आपको मंदिर बनने के बाद मुस्तरद कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए रज़वी साहब के जो है आपकी क्या पोजीशन है, इससे अंदाज़ा हो जाता है। आप मंदिर बनाने के मामले में भी आपकी नीयत सही नहीं थी, और जो है हुकूमत चलाने के मामले में भी आपकी नीयत सही नहीं है, और मज़हब के मामले में तो आप जो है सिर्फ ढकोसला हैं। सभी ये कह रहे हैं, संजय रावत के हम बयान सुनेंगे पिछले 5 साल के दौरान, तो उन्होंने खुल के जो है बीजेपी के भांडे फोड़े हैं। मज़हब के नाम पे आप जो तमाशे कर रहे हैं, उन तमाशों के भांडे फोड़े हैं। तो बहरहाल जो है आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, इख्तिदार हासिल करो, गरीबों को कुचलो, गरीबों को जो है और गरीब बनाओ, गरीबों की ज़मीनें छीनो, अमीरों के हवाले करो, अपने आप को दौलतमंद बनाओ, अपनी पार्टी को दौलतमंद बनाओ, अपने जो है तंजीम को, जो नज़रिया साज तंजीम है, अपने उस तंजीम को दौलतमंद बनाओ, उनको जो है सारी सहूलतें मुहैया करो, ऐशो आराम के जो है सामान पैदा करो, सारा सरकारी पैसा जो है आप मुंतकिल करो। बस यही कुछ हो रहा है। और अफसोस का मकाम ये है कि जहाँ कहीं भी देखिए हालात ख़राब हुए हैं, वहाँ लोगों ने बीजेपी को अपने साथ नहीं पाया है। मणिपुर में भी आपको याद होगा कि पूरे 100 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, पूरे एक साल तक। पिछले 3 साल से मणिपुर मुसलसल जल रहा है। फिर ताज़ा झड़पों के वाक़यात मणिपुर में देखिए, 1 साल तक जब मणिपुर जला, जब अपोजिशन ने मोदी को मजम्मत का निशाना बनाया, तो 1 साल के बाद सिर्फ 3 मिनट के लिए पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म ने जो है बात की थी मणिपुर पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इनका रवैया है। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपको मणिपुर के लोगों से या मणिपुर में अमन से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ तकलीफ़ देना जानते हैं, आप सिर्फ लोगों को। अच्छा, कमाल ये है कि मणिपुर में जब तक बीजेपी बरसरे इख्तिदार नहीं आई थी, वहां पर अमन था। जी बिल्कुल। जैसे ही बीजेपी बरसरे इख्तिदार आई मणिपुर में, वहां पर ये तशद्दुद, फिरक़ेवारियत का मामला वहां पर जोर पकड़ने लगा। मैती और कुकीज़ के दरमियान में जो है झड़पें शुरू हुई। वो झड़पें इस कदर खूनरेज़ हुई कि आज पिछले 3 साल से मुसलसिल, देखिए, हिंदुस्तान की एक रियासत पिछले 3 साल से अगर आग के शोलों में लपटी हुई है, वहाँ पर फसादात हो रहे हैं, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, वहाँ पर मिसाइल बम भेजे जा रहे हैं, रॉकेट्स चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर रॉकेटों से हमले किए जा रहे हैं। तो फिर ये देखिए, ये यहाँ पर किस तरीके से ये तशद्दुद हो रहा है, और कहाँ से रॉकेट उन लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास बम कहाँ से आ रहे हैं, जबकि इस मुल्क की सरहदें सबसे मजबूत सियासतदान कहे जाने वाले, मौजूदा दौर की सियासत के चाणक्य खुद को पुकारने पर गर्व महसूस करने वाले अमित शाह के हाथ में इस मुल्क की सरहदें हैं। उसके बावजूद भी मणिपुर में रॉकेटें पहुंच रही हैं, मणिपुर में बम पहुंच रहे हैं, मणिपुर में आतिशी असलाह पहुंच रहे हैं, मणिपुर में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जिसको हम कहते हैं, वो वेपन्स वहां पर पहुंच रहे हैं।
तो फिर कहाँ से ये तमाम असला आ रहा है, ये हथियार कहाँ से? मणिपुर में जो ये दो ग्रोह जो है मैती और कुकीज जो आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं, उनके हाथों में ये हथियार आ कहाँ से रहा है? ये हथियारों की आमद को क्यों रोका नहीं जा रहा है? क्या इसमें कहीं एक बहुत बड़ी साजिश तो इसमें कार फरमा नहीं है? ये तमाम खदशात दिल दिमाग में पैदा होते हैं जब मणिपुर के हालात सामने आते हैं। कि बिल्कुल देखिए, आपने हर जगह धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाने का काम किया है। आप मणिपुर में भी यही हुआ। देखिए 70 से ज़ायद गिरजाघरों को जलाया गया वहाँ पे। अमेरिका के उस वक्त के सदर जो बाइडन ने भी तशवीश ज़ाहिर की थी मणिपुर में जिस तरीके से जो है अक़लियतों को निशाना बनाया गया, ईसाई अक़लियत को निशाना बनाया गया और उनके घर जलाए गए, उनके गाँव जलाए गए। आज भी सैकड़ों लोग कैंपों में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने गांव लौटें, क्योंकि उनको खौफ है कि वो अपने गांव जाएंगे तो फिर उन पे हमले होंगे, फिर उनके घर जलाए जाएंगे, फिर जो है उन्हें जान से मारा जाएगा, फिर उनकी असमतें लूटी जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से एक घर पे रॉकेट का हमला, अब ये जो ताज़ा तशद्दुद है ज़बी साहब, एक घर पे रॉकेट का हमला होता है जिसमें एक खातून और उसके 2 बच्चे जो है शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, बाद में बच्चों की मौत हो जाती है। तो रॉकेट से घर पे आपने हमला किया, ये रॉकेट आया कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल की बात, ये बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि रॉकेट आया कहाँ से। अब देखिए, हम पहलगाम का भी जो है बरसी मनाने जा रहे हैं हम। आप उसको भी, वो सवाल भी अपनी जगह है कि पहलगाम में 2 आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और 20 से 21 सयाहों को शहीद करके चले जाते हैं। वो आतंकवादी आए कैसे वहां तक, वो सयाहती मुकाम तक आए कैसे? और फिर 1-2 महीने के बाद श्रीनगर में एक ऑपरेशन के बाद वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में ऐलान करते हैं कि हमने आतंकियों को मार गिराया। तो ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, ये बीजेपी को और मौजूदा मोदी सरकार को शक के दायरे में लाते हैं, उन पे सवाल उठते हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि इन सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मणिपुर में बोलने के लिए आप देखिए, बंगाल में अमित शाह, मोदी क्या जो है तकरीरें कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह की तकरीरें। मणिपुर में मणिपुर का जिक्र कर, कोई जिक्र नहीं मणिपुर का जिक्र कर देते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बुलंदबान बातें कर रहे हैं, घुसपैठियों को, दरअंदाजों को निकालकर बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, मगर मणिपुर में रॉकेट कहाँ से आ रहे हैं? आप वो कहने से आप गुरेज करते हैं। मणिपुर में आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, जो गिरोह लड़ रहे हैं, उनके हाथों में बम कहाँ से आए, ये आप कहने से खासिर है। तो अफसोस की बात है, क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या शुमाल मशरक़ी रियासतों से इसलिए बीजेपी को हमदर्दी नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी की मुस्तकबिल में दाल गलने वाली नहीं है? ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें जो है इस तरफ इशारा करती। नाज़रीन, एक खबर उड़ीसा से आ रही है जहाँ पर 9.8 यानी 9,80,000 लोगों के नाम प्री SIR मश्क जो होती है, SIR से पहले की जो मश्क होती है, उसमें 9,80,000 लोगों के नाम हटा दिए गए, निकाल दिए गए। देखिए, इसको गलती से की हुई कार्रवाई कहा जा रहा है। हालांकि इस पर CEO जो उड़ीसा ने जो है सख्त कार्रवाई करने का और सख्त जांच करने के अहकामात इस पर दिए हैं, मगर देखिए फिर एक बार SIR जो है वो अपने जो आवाम को जो शकूक व शुबहात है, वो शुबहात में इजाफे का सबब उड़ीसा से बन रहा है। जी भाई जी बिल्कुल, देखिए हर जगह यही हो रहा है। उड़ीसा में फिर भी जो है CEO ने आर्डर दिए हैं और इतराफ़ क्या है कि गलती से नाम हटाया। लड़ाई के बाद अगर घूसा याद आ रहा आपको तो फ़ायदा क्या है? आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ तो इतराफ़ भी क्या, फिर भी लेकिन 3 करोड़ नाम यूपी में निकाल दिए गए, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास नाम निकाले गए यूपी में, 98 लाख नाम मगरिबी बंगाल में। और ना जो है इलेक्शन कमीशन को गवारा हो रहा है कि हमने गलत किया, ना हुकूमत को। योगी हुकूमत तो डंके की चोट पे सीना ठोक के कह रही है कि हमने जो है इतने नाम निकाल दिए हैं, इतने जो है फर्जी वोटर्स को हमने निकाल दिया है लिस्ट से। और जो है बंगाल में भी ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनसे बात करने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं मानी गई।
और अफसोस का मकाम तो ये है कि सारे सबूत पेश करने के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर इस बात पे बज़िद है कि हमने जो किया सही किया। तो अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें इतने नाम काटने हैं, हमें टारगेट बनाना है, हमें मौजूदा हुकूमत को गिराना है, तो फिर इसका जो है कोई इलाज नहीं है। ये एक अफसोसनाक पहलू हमारे मुल्क में आज देखा जा रहा है। शायद 70 साल आज़ादी के 70 साल के दौर में इतने बुरे हालात यहाँ के आम लोगों ने नहीं देखे थे जितने बुरे हालात उन्हें देखने पड़ रहे हैं। यकीनन ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि लोगों ने जो है एक ऐसी पार्टी को इख्तिदार सौंपा था जो है मज़हब के साथ, हिंदुत्व के साथ, अपने नज़रियात के साथ साथ ये दावा भी करती थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए उन्होंने अच्छे दिनों का दावा किया था उन लोगों को भी उन्होंने जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुसीबत में डाल दिया है। तो बहरहाल देखिए, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने जा रहा है। SIR के नाम पे जो तमाशे हो रहे हैं, SIR के नाम पे जो नाम काटे जा रहे हैं, जिनके नाम काटे गए हैं उनके साथ जो है आने वाले दिनों में क्या फिलवाक़ई इंसाफ किया जाएगा, ये सवाल अपने ये यकीनन देखने की बात है कि ओडिशा में जो 9,80,000 लोगों के नाम प्री SIR जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज के दौरान जो नाम काटे गए 9,80,000 लोगों के, उन लोगों के नाम क्या दोबारा शामिल किए जाते हैं, और फिर गलती से जो नाम हज़फ किए गए हैं, जो अहदेदार उसमें शामिल है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नाज़रीन, हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करने का। 2 अहम खबरें जिस पर सरसरी तौर पर मैं तबसरा बात करूँगा, फिर उसका तबसरा जो है सज्जाद साहब से मुख्तसर अंदाज में लेकर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। एक ये है कि हम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, आइन बन गया इस मुल्क में, एकसा मसावात की बात की जा रही है, सबका साथ सबके विकास की बात की जाती है, और सबको एकसा हुकूक़ की फराहमी की बात की जाती है। आइन इस बात की इजाज़त देता है। उसके बावजूद भी आज भी अगर हिंदुस्तान में किसी रियासत में दलितों के साथ, दलित भाइयों के साथ, पसमानदा तबक़ात के साथ, SC ST OBC के साथ अगर इम्तियाज़ी सलूक बढ़ता जाता है, उन्हें ताने दिए जाते हैं और उनके साथ जो है नारवा रवैया रखा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि यकीनन ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा ही एक वाक़या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेश आया है, जहाँ पर एक 22 साल दलित नौजवान के साथ बदसलूकी की गई, उसको दलित होने के हवाले से उसे ताना दिया गया, उसके खिलाफ फ़िक्रे कसे गए, तो वो नादिम होकर, शर्मिंदा होकर उसने खुदकशी करने की कोशिश की, खुद पर केरोसिन तेल छिड़ककर अपने आप को आग लगा लेने की कोशिश की। आज के हिंदुस्तान में भी अगर इस तरीके का वाक़या पेश आ रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। और एक खबर उत्तराखंड से है, जहाँ पर हुकूमत उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया है, उसको हज़फ कर दिया है, मदरसा बोर्ड को कलअदम करार दे दिया है, और वहाँ पर तमाम मदारिस में रियासती निसाब 1 जुलाई से पढ़ाए जाने का एक हुक्म भी जारी कर दिया है। 2 खबरें, 2 मुख्तसर तबसरा सज्जाद साहब से ले लें। देखिए, अफसोस का मुकाम तो ये है कि मदरसों को टारगेट ये लोग कर रहे हैं। यूपी में भी बहुत सख्ती से जो है मदरसों की जांच की जा रही है, कई सैकड़ों मदरसे बंद कर दिए गए हैं। तो मदरसा इनका टारगेट है। ये जो है नज़रियाती जो मामला है, वो मामला जो है यहाँ दिख रहा है। जैसे कि उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में जो है एक्सा सिविल कोड नाफिज किया था, जबकि हमारे मुल्क का आइन किसी एक रियासत में इस तरह का जो है सिविल कोड नाफिज करने की इजाज़त नहीं देता। उसके बावजूद ये लोग जो है हठधर्मी पे उतर आए हैं, और अब मदरसा बोर्ड को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। दिल्ली, यूपी में भी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी है कि हम मदरसा बोर्ड भी ख़त्म कर देंगे और मदरसों को भी ख़त्म कर देंगे। तो उसी साजिश का जो है एक सिलसिला, एक कड़ी है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने काम किया है, और दलितों के साथ जो हो रहा है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सारे बीजेपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक के जो बीजेपी की ज़ेर असर रियासतें हैं, जहाँ नफ़रत की आग जो है इंतहा तक भड़का दी गई है, वहाँ न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पछड़ी ज़ातों के हवाले से भी इनका रवैया बहुत ही जो है मानदाना है।
और वो पछड़ी जातों को तो ये लोग इंसान समझते ही नहीं है। नतीजा एक दलित के साथ जो वहाँ पे एक गांव में हुआ, एक छोटे से गांव में एक जो गंगाधरी गांव नाम है जिसका, जो है मुजफ्फरनगर ज़िले के तहत आता है, वहाँ जो का हुआ है कि एक दलित 22 साल के नौजवान को इतना हरासा किया गया उसकी ज़ात के हवाले से कि वो दिल बर्दाश्त हो के उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, खुदकशी। हिमांशु कौर नाम था इस नौजवान का, और एक मुकामी किसान ने उस नौजवान के साथ ये बदसलूकी की। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।